नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है और अपनी प्रकृति से यह सामाजिक विज्ञान है और भविष्यवाणी के हिसाब से यह मौसम विज्ञान की तरह का विज्ञान है। तो हम इस वैज्ञानिक विषय को आगे पढ़ते हैं और इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में यह और पढ़ा है कि राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध है और एक विषय दूसरे विषय से कुछ लेता है और उसे देता है। तो इस लेन देन की पद्धति को अंत अनुशासनात्मक पद्धति कहते हैं। अंत अनुशासनात्मक पद्धति में हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या देता है और इतिहास से क्या लेता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, इन संबंधों को देखने के लिए यह देखना जरूरी है कि दोनों विषय एक दूसरे को क्या देते हैं और दोनों विषय एक दूसरे से कितना स्वतंत्र है या दोनों में अंतर क्या है। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र को क्या देता है, यह इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार, राज्य व्यवस्था, सरकार के अंगों, इनका अध्ययन किया जाता है और सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका सम्मिलित है, जबकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत सरकार के जो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित अंग है, हमारा जो विधानमंडल है वह शामिल है और न्यायपालिका में न्यायाधीश सम्मिलित है। अतः हमारा जो विधानमंडल है, व्यवस्थापिका है, वह कानून बनाता है और उन कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, यह तय करने का अधिकार व्यवस्थापिका का है और धन कितना किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस पर भी नियम बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका का है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास अधिक आय होती है तो उसे आयकर या इनकम टैक्स देना होता है। अतः व्यवस्थापिका के द्वारा या राजनीति विज्ञान के द्वारा आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं वह व्यवस्थापिका का भाग है और कार्यपालिका का शासन प्रमुख है। दूसरे शब्दों में कार्यपालिका का वह वास्तविक शासन प्रमुख है। तो धन का केंद्रण विकेंद्रण यह तय करना राज व्यवस्था के हाथ में है। अतः
राज व्यवस्था धन के वितरण का निर्धारण करती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था को क्या देती है। तो सीधा सा अर्थ है, अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था को धन देती है, क्योंकि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। विद्या विहीन पशु, ये कहावत कभी चरितार्थ थी, लेकिन आज के युग में धन विहीन पशु अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अतः धन का वितरण चाहे राज व्यवस्था करती हो, लेकिन धन होता अर्थव्यवस्था के पास है। अतः राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए तेल रूपी धन अर्थव्यवस्था के पास होता है, और यह अर्थव्यवस्था की देन है जिस पर राज व्यवस्था आश्रित है। तो विद्यार्थियों, उपरोक्त दोनों उदाहरणों से हम समझ गए कि आर्थिक व्यवस्था के बिना राज व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, और राज व्यवस्था के बिना आर्थिक व्यवस्था जरूर गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि अर्थ या धन पैदा करना, उसका संग्रहण करना अलग बात है, पर उसको सदपात्रों में वितरण करना ये अर्थशास्त्रियों के हाथ में नहीं है, ये राजशास्त्रियों के हाथ में है। उपयुक्त दोनों विषयों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ये विषय एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि एक विषय को दूसरे विषय में से निकाल दिया जाए तो वह विषय अपंग हो जाएगा। अतः विषय की अपंगता को बचाने के लिए दोनों विषयों का अंतःनुशासनात्मक तरीके से अध्ययन किया जाना उचित रहेगा। हमने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र विषय पढ़ा, उसको दंड नीति कहा जाता है, और दंड नीति का अर्थ राजनीति कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य भारतीय विचारक हैं जो भारत के मेकियावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, और उस अर्थशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय दंड नीति अर्थात राजनीति है। इसी से हम समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य अध्ययन का विषय राजनीति शास्त्र है या राजनीति विज्ञान है। तो ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, और तू डाल डाल मैं पात पात की भांति ये एक दूसरे पर निर्भर है। धन्यवाद विद्यार्थियों।